कैपेसिटर। तो इसमें कंसीडर क्या करते हैं बेटा, दो इक्वल जो पैरेलल प्लेटें हम लेते हैं, जनरली हम लोग स्टडी करते हैं, वो सेम साइज़ की अपोजिटली चार्ज प्लेटों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। इसमें से एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक, प्लेट ए है, सपोज दैट ए है, प्लेटों के बीच का सेपरेशन डी है। ठीक, अब इस कंडीशन में एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक, जो नेगेटिव से होगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज प्लेट आपकी है। ठीक, तो इस तरह से जो आपकी कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट है। ये प्लेटें हैं, लाइन नहीं है, ध्यान रखिए, ये क्या पैरेलल प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेटें होती है। जैसे आप बैटरी होता है ना, घर में जो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है, अब उसके नाम को कहिए क्योंकि उसमें ऐसे पैरेलल प्लेटें लगी होती है। ठीक, तो उस कंडीशन में से हम लोग टर्म देते हैं क्या, पैरेलल प्लेट। ठीक, बोला जाता है जो कैपेसिटेंस आपकी पैरेलल प्लेट का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा बेटा, वो प्लेट एरिया, ठीक, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड सेपरेशन में क्या होगा, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अगर एयर कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, दैट मीन्स उसमें कोई मीडियम नहीं भरा गया है। अगर आपका एयर कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको ऑलरेडी पहले बताया गया है। कैपेसिटर का यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर का जो हमारा यूज है क्या है, फॉर स्टोरिंग चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का क्या करेंगे, यूज करते हैं। तो कैपेसिटर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग द चार्जर। ठीक, तो चार्ज का स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा क्या, ए प्लेट एरिया। दैट मीन्स कैपेसिटर के जो प्लेट की एरिया है, एरिया जो आपका कॉमन है, ठीक, वो जितना ज़्यादा होगा आप बोलोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा होता है बेटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डी होगा। अगर हम लोग कैपेसिटर निकालेंगे और कंबाइन करेंगे तो सी प्रोपोर्शनल टू आएगा सी बाई डी, और जब प्रोपोर्शनल सी में हटाते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या आती है, पहला प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। ये तो हम लोग फिलहाल डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। दूसरा अगर आप लेते हैं, मान लो सपोज दैट प्लस प्लेट में चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे वाले में कितना है, माइनस क्यू है। ठीक, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल निकाला जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते हो सी इक्वल टू क्यू बाई बी, या सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई बी। ठीक, तो प्लेटों पे अगर आप क्या करते पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, अगर पोटेंशियल की वैल्यू आप डिटरमाइन करते हैं तो पोटेंशियल की रिलेशन क्या आएगा, आप इसी के बेस पे कर लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं, अभी इसको बाद में लिखेंगे, तो पोटेंशियल अगर डिटरमाइन करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा, बताओगे। अगर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, तो अगर पैरेलल प्लेट हैं, ठीक, उन पे अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू को आप डिटरमाइन करते हैं, किसके वैल्यू को, पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे पैरेलल प्लेट के लिए, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या आएगा, अगर चार्जेस क्यू दिए गए हैं, प्लेटों पे चार्जेस की वैल्यू अगर क्यू है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, बताइए। जैसे हम लोग लिखते थे, फील्ड निकाला था ना, फील्ड के लिए क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। दो चार्ज प्लेटें हैं, तो उस केस में अगर हम लोग उनके बीच में क्या निकालते थे, फील्ड निकालते थे, तो क्यू अपान क्या, जैसे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उस केस में सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया चार्ज डेंसिटी, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर होता था क्या, फील्ड। और अगर हम लोग वहाँ पे क्या पोटेंशियल निकालेंगे तो ई इंटू डी के बराबर होता है, किसके बराबर होगा, वी की वैल्यू वी इक्वल टू ए इंटू कितना, डी के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी की वैल्यू ई इंटू डी करेंगे तो सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट, और जब चार्ज के टर्म में हम लोग लेंगे उसी को चार्ज के टर्म में लेंगे, क्यू अपान क्या कर लेंगे, क्योंकि प्लेट पे जो आपके चार्ज होगा वो हमारा कैसा
कैसा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग लेंगे, क्या लेंगे आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बेटा। तो लिख लीजिए पहले, हम फिर आप उसी के टर्म में आप ले लेते हैं। तो लिखिएगा रिलेशन तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट अगर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या A/D था और परसेंटेज को हटाएंगे सी इक्वल टू आता है एप्सिलॉन नॉट A/D। लेकिन ये आता कैसे है हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले अगर ऐसे कर लेते, देखो अगर चार्जेस की वैल्यू प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो बीच में जो फील्ड आपका होता है वो दोनों के पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आपका इधर की तरफ और निगेटिव की वजह से भी इधर की तरफ ई की वैल्यू टोटल दोनों के सम के क्या हो जाता था, इक्वल। और एक सिंगल प्लेट की वजह से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो फार्मूला पढ़ा था किसका, फील्ड का, किसी को याद है। सिंगल प्लेट की वजह से फार्मूला क्या बनता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज प्लेट। सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक। और दो प्लेटों के बीच में अगर हमारा क्या होता था, जब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया था, अगर अपोजिट नेचर का था तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जुड़ जाता था। अगर अपोजिट था तो बीच में अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो नेट फील्ड दोनों का क्या होगा, अरे पॉजिटिव के दूर नेगेटिव की तरफ होता है, समझ लो दोनों यही से भाई। देखो जो फील्ड आपका होता है किसी सिंगल नेट फील्ड, ये तो डायरेक्ट कंडीशन होता है, नेट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी, मान लो एक की वजह से E1 है, दूसरी की वजह से कितना है, E2 है। और किसी चार्ज प्लेट अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा है और माइनस सिग्मा है, हम लोगों ने सिंगल प्लेट की वजह से आपका फील्ड नियर पॉइंट के लिए पढ़ा था, ठीक है, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करिए पीछे बताया फील्ड बताते समय आपको बताया गया है, एक सिंगल प्लेट की वजह से उसके नियर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो क्या इनफाइनाइट फील्ड आप चार्जेस हैं उसकी वजह से आपको फील्ड जो निकाला था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, सिंगल क्या प्लेट की वजह से। यहाँ दो प्लेटें हैं तो पहले की वजह से हो गया सिग्मा अपान कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान कितना, भाई दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, डायरेक्शन सेम है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो दोनों का बीच में जब लेंगे तो डायरेक्शन सेम मिलेगा, बीच में फील्ड मिलेगा, और बाहर लेंगे तो दोनों की वजह से डायरेक्शन अपोजिट होगा तो बाहर फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब बिटवीन द प्लेट्स अगर अपोजिट नेचर के चार्ज प्लेटें हैं तो बीच में बेटा फील्ड आपको मिल रहा था, पीछे पलट के जाए देख लीजिए सब किया हुआ है, और आउटसाइड 0, और दोनों सेम नेचर के होते थे तो बीच में 0 आउटसाइड में मिलता था, ठीक। तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर, वैल्यू जो हो जाएगी वो सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या वैल्यू आपकी होगी। Such magnitude. चलो हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, और क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बेटा E इक्वल टू dV अपान पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, E इक्वल टू dV अपान dr, तो वहाँ से V की वैल्यू पोटेंशियल बिटवीन प्लेट निकालेंगे,
पोटेंशियल बिटवीन क्या प्लेट्स, यानी प्लेटों पे पोटेंशियल जो आप फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में B बराबर E इंटू डी होगा। E बराबर डी वी अपॉन डी आर होता है। E इंटू डी, ई की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा D। ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू किसके टर्म में मिला, चार्ज डेंसिटी के टर्म मिला। और चार्ज डेंसिटी जो होगा वो Q अपॉन A के बराबर होगा। जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे होगा सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो Q अपॉन क्या प्लेट एरिया से ए लिया है तो Q बाई A के बराबर होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे निकालोगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी जगह लिख सकते Q अपॉन क्या Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A के बराबर हो गया। ये वैल्यू हमारी आ गई पोटेंशियल की, किसकी वैल्यू लगी पोटेंशियल निकल गया हमारा। अब जब पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया तो हमें निकालना था क्या कैपेसिटेंस। हम लोग पढ़ते हैं सिंस C इक्वल टू Q बाई कितना होता है बेटा Q बाई B होता है, अरे Q बराबर C तो C इक्वल टू Q बाई B। तो Q अपॉन B की वैल्यू आपकी आई Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना A। देखो Q कैंसिल होगा तो वही एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। डायरेक्ट जो हम लोग उसके बेस पे लिखते थे वही वैल्यू आपके यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इक्वेट करते हैं तो निकालने का तरीका इस तरह से होता है ठीक। बट हम लोग जब निकालते हैं किस पे डिपेंड करेगा तो इस तरह से लिख देते हैं ठीक है। तो नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, कुछ लिखा है कि नहीं। कैपेसिटर आप बैठ कर पहला प्लेट कैपेसिटर लिखिएगा। अरे छापो नहीं यार, थोड़ा सीक्वेंस में छापा करो। लिखिएगा पहला प्लेट कैपेसिटर कॉन्सिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉन्सिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कॉन्सिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स separated by a small distance, separated by a small distance, separated by a ज़्यादा दूर के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अप्सला हाँ वो हम लोग नियर डिस्टेंसेस के लिए ही। अब ऐसा नहीं एक प्लेट बस्ती में रखो एक तो दिल्ली में रखो कहोगे हम लोग यहाँ कैपेसिटर चार्ज के स्टोर करेंगे तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा ना। नियरली जब रखते हैं तो उसके लिए हम लोग ये वाला है सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। आप नीचे डायग्राम बना लीजिएगा ठीक। चाहे इधर से कर लीजिए आर करके आप डायरेक्ट टर्म में जब करते हैं तो उसके बेस पे कर लेते हैं बेटा। हो जाएगा। चलिए बेटा ये पहला प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला होगा C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट E बाई D के बराबर हो गया, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू A C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D एक कंबाइंड है तो आया एप्सिलॉन नॉट E बाई D ठीक। ये कंडीशन आपका होता है जो पहला प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए। ये अंदर E किसी भी पॉइंट पर सबका सेम रहेगा। क्या चीज़ E की वैल्यू हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है क्योंकि वहाँ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है ना तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट क्या होता है कांस्टेंट मानते हैं। ये सब पूरे अंदर चार्ज है ये पूरा जो है वो हमारा वही बना और बाहर कहीं भी जीरो ठीक हो जाएगा। आगे लिखिएगा तो ये तो कहा आपका फार्मूला हो गया बेसिक C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D किसके लिए पहला प्लेट कैपेसिटर का। A है प्लेट एरिया D है उनके बीच का सेपरेशन ठीक है। ऊपर लिखा है ना ये यहाँ पे क्या है बेटा ये प्लेट एरिया कहलाता है और D होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच का सेपरेशन। D जो होता है वो प्लेटों के बीच का क्या होगा सेपरेशन हो जाता है ठीक।
फिर ये अगर प्लेट बोला दिया जाए तो भी चलेगा। कंडीशन वही होती है, बट अपने यहाँ जो हम लोग स्टडी करते हैं पैरेलल प्लेट मतलब कैसा रेक्टेंगुलर की बात करते हैं। बाकी कोई भी प्लेटें हैं, एरिया अगर आपको गिवन है तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करके निकालते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा बेटा एक तो कंडीशन बनेगी, आपकी एरिया ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा आप कहेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। प्लेटों के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बैटरी में आपके बेटा कई टाइप की आती है, ठीक। कुछ बैटरियाँ होती हैं जो साइज़ में छोटी होती है। इवन आप बाइक होता है ना, बाइक में भी थोड़ी छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी लगती है, होता है। आप घर में इन्वर्टर यूज़ करते हो, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ करते हैं अलग अलग हमारा क्या होता है, ठीक है, साइज़ की आती है। साइज़ कहने का मतलब ये है कि अलग अलग उनका बैकअप होता है और चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। तो चार्ज करने के स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, डिफरेंट कैपेसिटर जो है उनके कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं बैटरीज का। रीजन क्या होता है कि उस केस में और जो आप देखिए जो ट्यूबवेल बैटरी थोड़ी ज़्यादा हाइट की मिलती है, ठीक। तो उस केस में जो जितना ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उस पर नंबर ऑफ प्लेटें एंड साइज ऑफ प्लेट दोनों की वैल्यू उतनी बड़ी होती है, ठीक। जो हमारे बड़ी बैटरी, जो छोटी बैटरी से लेकर बहुत बड़े बड़े बैटरा जिसे बोल लेते हैं, ठीक, बहुत बड़ा आपका आता है, लेकिन सबका आउटपुट 12 वोल्ट ही है। ध्यान रखेंगे, बाइक की जो बैटरी है वो भी उतनी, इन्वर्टर का बड़ा से बड़ा आप ले लीजिए, या गाड़ियों में बड़ी बैटरियाँ लगती हैं, तो उस कंडीशन में जो भी आप यूज़ करते हैं वो सबके आउटपुट वोल्टेज कितने हैं, 12 वोल्ट ही है। मतलब आउटपुट जो वोल्टेज है वो बेटा 12 वोल्ट ही है। तब अलग अलग क्या मतलब है, फिर उनके साइज में से क्या डिफरेंसेस क्या आती है भाई। अलग अलग जो बैटरियों की सबका आउटपुट 12 वोल्ट ही हमें दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या, वैसे 6 वोल्ट की भी बैटरी मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन ज़्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो 12 वोल्ट की होती है। तो फिर उसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है भाई। बैटरी बाइक के 300-400-500 में भी मिल जाती है, फिर हम लोग 12,000 से लेकर 18-20,000 तक की भी एक बैटरी लेते हैं, ठीक, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर हमें दोनों में डिफरेंसेस इनमें क्या होता है, स्टोरिंग पावर, उनके स्टोरिंग पावर्स जो है बेटा वो अलग अलग होते हैं। जिसके लिए पावर्स आपके हैं ना वो सबके कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिसमें जितने नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा होंगी, जितने नंबर ऑफ प्लेटें क्या होंगी ज़्यादा होगा, जितनी उनकी साइजें ज़्यादा होंगी, हम बोलेंगे उसकी कैपेसिटी भी इस चार्ज स्टोर करने की उतनी ज़्यादा होगी। जितनी साइज़ बड़ी होगी, साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगे, उतना ही उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतनी ही चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो नीचे लिख लीजिएगा, नोट करके कर लीजिए। ग्रेटर द या लार्जर द साइज ऑफ, लार्जर द प्लेट एरिया कर लो, लार्जर द प्लेट एरिया, लार्जर द प्लेट एरिया एंड smaller the separation between the plates, separation between the plates, separation between the plates, greater is the capacity, greater is the charge storing capacity of capacitor, greater is the charge storing capacity of capacitor, greater is the charge storing capacity of the capacitor, greater is the charge storing capacity of the capacitor, ठीक। जी सर। चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी आपका कैपेसिटर का है वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ग्रेटर इज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक। तो जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैपेसिटर की है वो उतनी ही हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका आता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का क्या इफेक्ट होगा। अगर हम प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील करते हैं तो उससे आपका क्या कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर भर दिया जाए प्लेटों के बीच में तो उससे क्या जो कैपेसिटर का होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखेंगे जब भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट्स कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजेस।
तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी। अब रीजन होता है क्यों करती है कैपेसिटेंस क्या, अगर डायरेक्टली सब्सटेंस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यों चेंज होती है। तो लिखिएगा हेडिंग इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उनका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर हमारे हैं उनका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे क्या आपका इफेक्ट होगा, कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो होता क्या है, अगर हम लोग बेटा कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिल्ड करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों करती है तो समझ लो थोड़ा। हाँ जी, कुछ प्रावैधिक पदार्थ कोई प्रावैधिकांक अगर प्लेटों के बीच में भर दिया जाए तो उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है, इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, उनके बीच लगने वाले फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्या आया, चैनल पकड़ा जाता है। चलो देखो जैसे आप क्यों करता है उसको देखो। ये मानो एक कैपेसिटर है, ठीक, एक पॉजिटिव प्लेट है तथा दूसरी नेगेटिव प्लेट। डी आपका इनके बीच का एरिया डी है, सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया है। अगर हम लोग इसमें कुछ फील्ड नहीं किए, एयर कैपेसिटर जिसे आप कह लेते हैं, इसमें कुछ चीज़ भरा नहीं है, तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा एयर कैपेसिटर का, इसकी वैल्यू आएगी सी नॉट से दिखा देते बेटा। इसकी जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर होता है। सबको पता है कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सेपरेशन बिटवीन प्लेटों के बीच का डी है, एरिया कितना है ए है, तो हमने कहा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए बेटा, क्या करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरेंगे तो कंडीशन क्या बनता है, देखो जो डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे चार्जेस प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है, ठीक, तो उस कंडीशन में जो भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप फिल करेंगे, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ से जो एक्सटर्नल फील्ड आपका होगा प्लस प्लेट से किधर की तरफ होगा, माइनस प्लेट की तरफ होगा, ठीक, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड डेवलप होगा ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स। प्लेटों पे चार्ज के प्रेजेंस के होने की वजह से, प्लेटों पे चार्ज क्या प्रेजेंट होने की वजह से आपका जो फील्ड होगा प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ होता है, किधर से प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ आपका क्या होगा, यहाँ से फील्ड आपका डेवलप होगा, ठीक। अब कंडीशन क्या हो रहा है, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ हमारा फील्ड है, तो जो हमारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं ना, ये छोटे छोटे क्या डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसका, सेम पॉइंट में अपोजिट चार्ज। अब हमेशा जब इंडक्शन से चार्जिंग चार्ज डेवलप होता है तो अपोजिट नेचर का होगा बेटा। हमेशा इंडक्शन से जब चार्ज डेवलप होता है ना तो कैसा होगा, अपोजिट नेचर का, जैसे प्लस वाले के साइड में माइनस, माइनस वाले के साइड में प्लस डेवलप होगा। तो ये जो आपका डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इधर वाला नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से छोटे छोटे डायपोल्स बन जाएंगे, बनेगा ना, इससे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो गया बेटा, पोलैरिटी डेवलप हो गई। इस पोलैरिटी के डेवलप होने की वजह से, किसकी वजह से,
इस पोलरिटी के डेवलप होने की वजह से ये प्लस से माइनस की तरफ फील्ड क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो छोटे छोटे आपके स्मॉल एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ इंड्यूस होंगे, उसे हम इंटरनल कहते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बेटा, तो नेट हमारा जो फील्ड आपका इनके बीच में है, नेट प्लेटों के बीच में क्या है, जो फील्ड हमारा प्रेजेंट था वो वैल्यू क्या करेगा, अपने एक्चुअल जो वैल्यू था ठीक उसकी तुलना में इफेक्टिव जो आपका आप फील्ड, जैसे भाई एक्सटर्नल इधर था, इंटरनल फील्ड हमारे इनकी वजह से कि डायपोल की वजह से इधर हुआ, तो नेट फील्ड जो आपका होगा ठीक ई रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगा, ई एक्सटर्नल हो जाएगा। जो एक्सटर्नल फील्ड हमारे यहाँ डेवलप हो रहा था इसकी तुलना में हमारा क्या होगा, कम होगा, और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, ये रिजल्टेंट की वैल्यू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल की क्या हो जाएगा, नेट इंटरनल जो फील्ड होगा उसके माइनस के बाद, यानी कि वैल्यू फील्ड की डिक्रीज की, फील्ड की वैल्यू डिक्रीज की, और जब फील्ड डिक्रीज करेगा तो बी की वैल्यू भी क्या करेगा, यानी कि बी की जो अब बी की वैल्यू रिजल्टेंट आएगा वो जो बी पहले था, इसमें इसे दिखा देते हैं, जो पहले बी था उसकी तुलना में क्या करेगा, घटेगा। और हम लोग पढ़ते हैं सी इक्वल टू कितना, क्यू बाई बी पढ़ते हैं ना, तो जब बी डिक्रीज कर रहा है तो क्यू की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक। और सबको पता है कि अगर डायरेक्ट सर्फेस हम लोग फील्ड करते हैं तो पोटेंशियल 1/k टाइम हो जाता है, फील्ड 1/k टाइम हो जाता है, फोर्स उनके बीच लगने वाला अगर चार्ज पार्टिकल है तो 1 क्या होता है, k टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू जो होगी तो q/b की वैल्यू b बाई क्या होगा, k हो जाएगा, k कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू q बाई b, और q बाई b की वैल्यू c है, तो c डैश की या c इक्विवेलेंट c डैश की जो वैल्यू होगी ये हमारा कितना हो जाएगा, k इंटू c के बराबर हो जाता है। c नॉट अगर दिखा देते हैं तो k c नॉट की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब डायरेक्टली सब्सटेंस हम लोग फील्ड करते हैं तो उस कंडीशन में आपका बेटा क्या, इलेक्ट्रिक जो आप उनके बीच में कैपेसिटेंस आपका होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, रीजन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीजेस, एंड सो पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑफ कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ये तो कारण हो गया, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अब ये तो समझने वाला हो गया। जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट आप इसके बेस पे एक्सप्लेनेशन देंगे आप, ठीक। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तब बोला जाता है बेटा कि अगर कभी भी डायरेक्टली सब्सटेंस फील्ड करते हैं प्लेटों के बीच, तब वहाँ पे कभी कंप्लीट फिलिंग, कभी पार्शियल फिलिंग। आपके यहाँ कंप्लीट फिलिंग पूछा जाएगा, बोर्ड वगैरह कंप्लीट में पूछा जाता है, आपके यहाँ जब भी बनेगा तो पार्शियल फिलिंग में पूछा जाएगा, किस पे, पार्शियली अगर फील्ड है तो उसके इसमें कैपेसिटेंस पे क्या कंडीशन बनेगी, ठीक। तो लिखिएगा, दो लाइन लिख लीजिए आप, बहुत तेज छापते हैं जी साहब। हाँ क्यू बराबर सी बी कहते थे बेटा, तो उसके बीच में हम कोई डायइलेक्ट्रिक नहीं लिए थे, अभी भी क्यू बराबर सी बी होगा, बट कंडीशन क्या हो रहा है, अब हमारा अगर क्यू तो कांस्टेंट रखना है भाई, डायरेक्टली सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करने पर क्यू की वैल्यू में कोई चेंजेस तो नहीं होंगे। जब डायरेक्टली सब्सटेंस आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से किसकी जो वैल्यू है क्यू की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगी। तो क्यू की वैल्यू में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, किसकी वैल्यू क्यू में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, और जब बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो क्यू बराबर सी भी होगा ना, इसका मतलब सी की वैल्यू उसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सी की वैल्यू उसी रेशियो में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या कंडीशन बनेगी, ठीक। तो वहाँ पे जिस रेशियो में हमारा सी की वैल्यू क्या करेगा, यानी कि बी की वैल्यू डिक्रीज करेगा, सी की वैल्यू उसी रेशियो में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। तो आप लिख लीजिए, दो लाइन क्या लिखा था बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, लिखिएगा ऑन इंट्रोड्यूसिंग dielectric substance between the
क्या प्लेट्स ऑफ between the plates of capacitor between the plates of capacitor between the plates of capacitor कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक सर्कल्स क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, देखिएगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर increases, capacitance of capacitor increases due to dielectric substance ionizes due to induction of charge present on plates, due to induction of charge present on plates, so an internal electric field will be developed, which opposes the external field, due to plates of capacitor, due to charge present on plates of capacitor, So potential also decreases. Potential between plates also decreases. हो गया? Hence capacitance increases. अब ऐसे फोटो बना के बेटा, ठीक है, आप दिखा दीजिए और फिर बाकी फिर लोग करते हैं। लिख लीजिए। तो क्या है? कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। हो गया? सर जी, पोटेंशियल खाली घट रहा है, कैपेसिटर बढ़ रहा है, और कुछ होगा? पोटेंशियल घट रहा है, चार्ज वही है, तो कैपेसिटेंस उसी रेशियो में क्या करेगा, बढ़ जाएगा यार। Q बराबर CV होता है। अगर आपका क्या V की वैल्यू घट रही है तो C की वैल्यू क्या करेगी भाई, एक घटाएंगे दूसरा बढ़ाएंगे तो चार्ज तो वही रहेगा ना, चार्ज तो थोड़ी कहीं ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर नेट सी के एप्सिलॉन नॉट A/D कंप्लीट भरेंगे तब, अभी उसको अलग अलग पॉइंट करेंगे तब आप करेंगे। आप यहाँ तक जो रीजन एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको आप देख लीजिए। सर जी, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। कैसा है?
ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल सी के कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना वहाँ पे क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और जितना आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना घटेगा। लेकिन बाकी फैक्टर कांस्टेंट रखेंगे तब, ठीक। क्या सी नाट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी है। सी नाट की जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ए बाई डी के बराबर होगा, ठीक। क्यू ए डी कांस्टेंट, क्यू ए और डी तीनों कांस्टेंट, क्यू एरिया तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा ही, क्यू की वैल्यू सेपरेशन अपने कांस्टेंट रखा तब वो रिलेशन फाइंड आउट होता है। हो गया बेटा इतना। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट हम करके लिखेंगे बेटा, ये तो आपको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन, कोई ऐसा रीजन कहाँ टाइप का बनता है या कॉन्सेप्चुअल बनता है, क्यों आपका इंक्रीज करता है, तो उसका रीजन ये है। फिलहाल जब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला इफ डायलेक्ट्रिक, अब निकालेंगे मैथमेटिकली कैसे वो देखो। पहला हो इफ डायलेक्ट्रिक मीडियम इज completely filled between the plates, ठीक। जैसे ये है डायरेक्ट का कांस्टेंट के वाला एरिया है। अब हम लोग अभी जब कहेंगे बेटा ना तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक रीजन वो है, ठीक। अब क्या कहेंगे हम लोग, जब बोला जाता है डायरेक्टली सब्सटेंस फील्ड करते हैं तो इनके बीच का इफेक्टिव सेपरेशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जब लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपान जितना डायरेक्टली मीडियम भरेंगे वो डी बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। तो इफेक्टिव डी बाई के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी की वैल्यू सी है बेटा, तो सी की वैल्यू आ गई के एप्सिलॉन नॉट कितना, ए बाई डी के बराबर हो गया, जब आपने कंप्लीटली क्या किया, फील्ड किया, ठीक। कैसे किया, कंप्लीटली फील्ड कर दिया, तो के टाइम आपका इंक्रीज करेगा। के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या मीडियम, जो भी मटेरियल आपने फील्ड किया है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है जब हम लोग लेते हैं किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए तो 1 लिया जाता है, जब मेटल के लिए लेते हैं तो इनफाइनाइट लेते हैं, बाकी मटेरियल के लिए इन्हीं के बीच में लाई करता है। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ड्राई एयर एंड वैक्यूम के लिए कितना लेते हैं, 1, ठीक। और मेटल जो होते हैं उनके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक। और जो हमारा क्या होगा, अदर जितने मटेरियल हैं सबके लिए जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या ग्रेटर और कितने से इनफाइनाइट से स्मॉलर होगा, ठीक। हो गया बेटा। चलिए आगे देखेंगे। सेकेंड, पानी वानी ज़्यादा तो भरा जाता होगा, अरे पानी नहीं, बहुत सारी चीज़ें लाइट और बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। ये तो निकली जाएगा, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक। आप मटेरियल या मीडियम जो भी कर लो। और पास वैक्यूम एंड एयर, पास वैक्यूम एंड एयर मतलब ड्राई एयर लेते हैं बेटा, के की वैल्यू 1 लेते हैं। जब मेटल्स लेते हैं, मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा, के की वैल्यू इनफाइनाइट ले ली जाती है। अब बाकी जितने मटेरियल हैं उनके लिए बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट, 1 से कम नहीं होता, किसी ने 0 नहीं होता बेटा, ठीक। सेकेंड पॉइंट होगा इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फील्ड पास, मीडियम इज partially filled, partially filled between the plates। अगर आप
पार्सली फिल्ड किया आपने, ठीक है, कैसा किया, पार्सली फिल्ड किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्सली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, देखो जब पार्सली फिल करेंगे तो देखिए मान लो ये आपका प्लेट था, एरिया ए था, सेपरेशन टोटल के बीच का डी था। हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, इनके बीच में भर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को क्या करें बेटा, इनके बीच में फिल कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप फिल करेंगे, उसका थिकनेस हमने टी ले लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के ले रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, के है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है आपका, टी। डाइलेक्ट्रिक जो थिकनेस है टी है। आप देखिए बेटा टी थिकनेस का अगर हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया तो हमेशा जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा बेटा ना, वो चेंज वहीं तक का होगा जितना उसमें भरा गया है। जैसे ये तो जो वहाँ एयर है वहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, तो एयर डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो केवल उतने ही डिस्टेंस या उतने थिकनेस पे इफेक्ट होगा जितने थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने क्या किया है, फील्ड किया है, ठीक। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो पूरा वही है। देखो इतना जो एयर डिस्टेंस बचेगा कितना, टोटल डी था, थिकनेस टी है, तो हवा वाला जो डी है तो डी माइनस टी बचेगा, टोटल डी है सेपरेशन, और आपने फील्ड किया टी थिकनेस का, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा वो डी माइनस कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस कितना, टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कैपेसिटी निकाल लेते हैं, जो एयर डिस्टेंस है उसको छोड़ दीजिए, जितना है उतना रख दीजिए, प्लस जितने थिकनेस का बाहर है उसकी बाई टी कर दीजिए, ठीक। अब इसी में सेकेंड का करिए, पहला पॉइंट एक सिंगल टाइप का भरा, दूसरा करिए अगर एक से डिफरेंट टाइप के आपके डायरेक्ट मटेरियल भर दिया जाए, मान लो इसमें 2-3 टाइप का भर दिया, K1 K2 K3। ये मतलब T1 है, इसका थिकनेस T2 है, इसका थिकनेस T3 है, एरिया टोटल A है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A का K1 है, दूसरे का K2 है, तीसरे वाले का K3, टोटल दूरी आपका D का। अब बेटा अलग अलग टाइप के मटेरियल को हमने प्लेटों के बीच में भर दिया, क्या यहाँ पे कोई फ्री स्पेस दिख रहा है क्या, नो, कंप्लीटली फिल हो गया, लेकिन अकेले नहीं, तीन मिलके भरे हुए, तीन क्या हुए, मिलके भरे हैं, तो क्या कोई एयर स्पेस नहीं मिलेगा ना, तो डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री कहेंगे, जीरो वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारा आएगा बेटा यहाँ पे सी की वैल्यू होता तो ऐसे है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी में से तीनों के थिकनेस को माइनस कर दीजिए। जब डी में से तीनों के थिकनेस को आप माइनस करेंगे, डी में से तीनों के थिकनेस को क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि तीनों मिलके कम्प्लीटली कैसे हैं, T1 T2 T3, तो तीनों का सम करेंगे तो डी के बराबर है, तो वो फैक्टर जीरो, तो बचेगा कितना, T1 प्लस K1 T1 अपॉन K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस कितना, T3 अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई क्या हो जाएगा बेटा, K3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं कि अगर आपने क्या डिफरेंट टाइप्स के भरे हैं और कम्प्लीटली, अब एक चीज़ और ध्यान, अगर कम्प्लीटली नहीं होता, मान लो दो भरा गया फिर भी कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, डी माइनस T1 प्लस T2 एक ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 जो भी रहेगा सब कर लेंगे, लेकिन चूंकि कम्प्लीटली भर गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू जीरो। तो जो बचा हमारा केवल क्या थिकनेस फैक्टर बचा, तो आप यहाँ से निकाल लेते हैं, हो जाएगा। जी सर। अगर हॉरिजॉन्टली यहाँ पे देखो हम लोग सर, अभी रुक जाओ, इसके लिए हेडिंग कैसे लिखेंगे, उसी का है पार्शियली फील्ड में ही हम लोगों ने क्या, ये डायरेक्टली ग्रेडिएंट फील्ड, अच्छा ये कर लिया था फील्ड बिटवीन द प्लेट, पार्शियली फील्ड। अगर यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट लगाना हो तो ये डिफरेंट, तो किस टाइप बनाना, इफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम और मीडियम्स आर
बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द किसके प्लेटों के बीच में अलग अलग डायरेक्टिव सब्सटेंस वाले गए हो तो ठीक। जी सर। हो गया। अच्छा आगे देखेंगे, अगर डायरेक्टिव सब्सटेंस को हम लोग फिल कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं अगर डायरेक्टिव सब्सटेंस हम लोग फिल कर रहे हैं ना, वो क्या हो हॉरिजॉन्टली भरा है। जैसे यहाँ पे तो हम लोग उनके थिकनेस को सेपरेट किया है, थिकनेस को डिवाइड किया। आपके पास थिकनेस को डिवाइड ना करके बेटा एरिया को डिवाइड किया है। इसको अगर एरिया को आप डिवाइड करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा, देखो हमने अपनी बात क्या ले रहे हैं, एरिया को डिवाइड कर दिया जैसे दिस। अब ये एरिया हमारा टोटल ए था, इधर एक डायरेक्टिव सब्सटेंस भरा और एक डायरेक्टिव सब्सटेंस बेटा हमने ऐसे भर दिया। दो डिफरेंट टाइप के डायरेक्टिव सब्सटेंस को आपने फिल कर दिया। एक आपका थिकनेस आपके पास टोटल क्या है, डी जो है वो डी बना हुआ है। आपके पास जो थिकनेस टोटल है वो क्या है, डिमेंशन है। एरिया मान हमने दो पार्ट में कर दिया, इसे चाहे डिवाइड कर लो और इसे भी क्या कर दिया आपने ये डिवाइड, एरिया को सब डिवाइड कर दिया। आपके पास किसको डिवाइड कर देगा, एरिया को सब डिवाइड जब करेंगे तब क्या होगा, इसमें डायरेक्टिव कांस्टेंट k1 है, उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना है k2 है। एक का डायरेक्टिव कांस्टेंट बेटा k1 लिया, दूसरे वाले डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना लिया k2 लिया। एरिया को हमने दो पार्ट में बांट दिया। अब मुझे आता है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो देखो सी की वैल्यू आप निकालेंगे ना, कितना होगा बता दो कोई लोग। अगर एरिया को डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी कोई बताइए। एरिया को अगर आपने डिवाइड किया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी कोई बताइए। इफ एरिया विल बी सब डिवाइडेड, अगर एरिया की वैल्यू को हम सब डिवाइड करते हैं तब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बदलेगी तो डायरेक्टिव फिल करेंगे तो बदलेगी, तो तब लेकिन कितनी हो जाएगी। अगर एरिया को डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टिव सब्सटेंस जो फिल करते हैं उसका क्या होगा ये बताना है। इफ एरिया विल बी सब डिवाइडेड बताएंगे, बताना है बताएंगे बता दें। अगर एरिया की वैल्यू को सब डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टिव सब्सटेंस जो आपका होगा उसका क्या इफेक्ट होगा बता जल्दी करो। अब साधारण ए बजट 2D कोष्टक में k1 प्लस k2 इसी बराबर अपसाइलन नॉट ए बटे 2D कोष्टक में k1 प्लस k2 ऊपर है, मतलब ऊपर है। चलिए देखिए बेटा, जब हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये इस जैसे जब ऐसे आपको क्या इसके सेपरेशन को डिवाइड करते हैं तब ये कॉम्बिनेशन एज ए सीरीज का काम करता है। और जब हम लोग एरिया को डिवाइड करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन एज ए पैरेलल, क्योंकि एक कैप्सिटम ये जैसे बिहेव करेगा, दूसरा ये इसका भी पॉजिटिव उसी पॉइंट से, इसका भी पॉजिटिव उसी पॉइंट से, ठीक, उनके नेगेटिव दोनों एक पॉइंट से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे बिहेव करेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है, ठीक। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/2 भाई आधा ही चाहिए बचा, A/2 अपान D अपान कितना K1 हमारा कितना K1 वाला, नीचे वाला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 D अपान कितना K2 जो फैक्टर ऊपर जाने वाला ऊपर जाओ, नीचे जाने वाला नीचे लाओ, तो ऊपर होगा एप्सिलॉन नॉट A/2D, चलिए एप्सिलॉन नॉट अपान 2D, और ये K1 कहाँ चला गया ऊपर, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D हमने लिखा, प्लस ये भी ऊपर जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A क्या 2D। देखो एप्सिलॉन नॉट A/2D दोनों में कॉमन है k1 प्लस k2, ठीक। एप्सिलॉन नॉट A क्या एप्सिलॉन नॉट A/2D दोनों में कैसा है कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा K1 प्लस K2 की वैल्यू किसकी हो गई C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/2D ब्रैकेट में K1 प्लस K2 के बराबर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A/2D ब्रैकेट में K1 प्लस क्या हो जाएगा
K2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, बेटा जी सर। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर आप करके बताएंगे क्या सर? देखो, अगर कोई कैपेसिटर है तो नहीं है बेटा, A/2 एरिया का यहाँ भरा, डायरेक्टिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। कितना है? डायरेक्टिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। दूसरा, इसका थिकनेस हो गया क्या? D/2, यानी T की वैल्यू D/2, और दूसरा वाला भी हम बोल लेते हैं फिलहाल D/2। और यहाँ पे जो भर रहे हैं, यहाँ पे K2 भर दिया और इसमें क्या भर दिया बेटा? K3 भर दिया। ठीक, बोला जा रहा है इस समय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इस केस में क्या होगा, अगर डिफरेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिफरेंट क्या एरिया और क्या थिकनेस का भरा गया है, तो जो हम लोग फीलिंग कर रहे हैं वो देखो डिफरेंट थिकनेस और एरिया। कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिए कहाँ भरा गया है। ऐसा भी हो सकता है ऊपर 2 पार्ट में कर दे, नीचे 1 पार्ट में हो, तो जैसा रहेगा एग्जाम में जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मॉडिफाई कर लीजिएगा। ऐसा नहीं रटा रटा बात देना। ठीक, जल्दी से करके दिखाइए। हो गया? एक सेकंड, एक सेकंड। दोनों कॉन्सेप्ट जो बताए गए दोनों को क्या करिए, मिक्सअप कर दो यार। ठीक, यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों हैं। आ गया?
चलिए 1 सेकंड। अरे यार कई देर बहुत देर से हमारा सेकंड अभी पूरा नहीं हो रहा है। चाहे इसको ले लीजिए और सरल करके ही किए हैं, ये और सरल कर सकते हैं। चलिए तरीके तो सही हैं। देखिए क्या है बेटा, कैसे करेंगे सुनो, जिनका नहीं भी हो पाया है। अब किसी हो गया? चलिए देख लीजिए, अभी हम लोगों ने इंडिविजुअली पढ़ा था, एक बार सीरीज में यानी कि थिकनेस को बांटा था, एक बार एरिया को बांटा था। यहाँ एरिया और थिकनेस दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को इंटरमिक्स कर दो यार। हमने क्या किया, ये पोर्शन इस पोर्शन के पैरेलल होगा, ये आपस में कैसे होंगे सीरीज में। तो जो थिकनेस वाला पार्ट था वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो, और जो एरिया को डिवाइड किया था उसमें ये कॉन्सेप्ट दोनों को यूज कर लो यार। तो तीनों को मिक्स करना है। देखो करेंगे कैसे, सी की वैल्यू इस पोर्शन का हम निकालते हैं, इस पोर्शन के निकालेंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a/2 अपान d/k1। ये अपर पोर्शन का हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस लोअर पोर्शन में एरिया हमारा एरिया a/2 होगा, तो एप्सिलॉन नॉट a/2 हमने लिखा। लेकिन अब की बार थिकनेस जो था वो हमारा डिवाइड हो रहा है, तो आएगा d/2 अपान कितना k2 प्लस d/2 अपान कितना k3। अब नीचे ऊपर आप शिफ्ट करिए, ये हो जाएगा k ऊपर जाएगा और 2 इसका नीचे आएगा, k1 इंटू एप्सिलॉन नॉट a अपान 2d। ये किसकी वैल्यू होगी, k1 अपान, अभी तो आ गया है ये वैल्यू हो गया बेटा k1 अपान एप्सिलॉन नॉट a कितना हो गया 2d हो गया। ठीक, k1 अपान एप्सिलॉन नॉट a कितना है आपका 2d के बराबर हो गया। प्लस इनमें देखो 2 नीचे आएगा ना, ठीक, 2 नीचे आएगा तो d/2 के, और ये कहाँ चला जाएगा फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारी आएगी, देखो हम लोग इसको मॉडिफाई करें, एप्सिलॉन नॉट a ये 2k2 ऊपर और 2k3 ऊपर, ठीक जाएगा ना। तो आप इसको पहले ऐसे अलग कर लेते हैं। तो अब इसे 2 के दोनों का 2 कॉमन करके ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर दें, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a अपान, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा कितना k2 k3, क्या जाएगा k2 k3, और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपका कितना k3 इंटू कितना d प्लस k2 इंटू कितना d। ये ऊपर शिफ्ट कर लो, d को दोनों में से कॉमन कर लो, तो आ जाएगा k1 एप्सिलॉन नॉट a अपान 2d प्लस ये ऊपर चला जाएगा बेटा, और यहाँ से कॉमन करना है एप्सिलॉन नॉट a अपान d कॉमन कर लो, तो है k2 k3 अपान कितना k2 प्लस। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारा है सी की वैल्यू k1 एप्सिलॉन नॉट a अपान 2d प्लस एप्सिलॉन नॉट a/d k2 k3 अपान क्या k2 प्लस k3। अभी पूरे में से अगर एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन करना चाहोगे तो पूरे में से कॉमन करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट a अपान कितना d कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा k1/2 और यहाँ बचेगा k2 इंटू k3 अपान k2 प्लस ये आप इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, जो आप लोगों ने लगाया वो भी सही है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिल जाएगा। समझ गए? चलिए, तो ये केस आपका हो गया बेटा। क्या होगा यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो गया। चलिए इस पे हो गया, कॉम्बिनेशन पे क्या इफेक्ट होगा डायरेक्टली सब्सटेंसेस का। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ लेंगे बेटा कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे करेंगे। ठीक, चलिए आप